Welcome to EVA Education. Please like, share, subscribe, and visit our website for more courses. हेलो एवरीवन, मेरे प्यारे बच्चों। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। 9th आप पास कर चुके हैं और 10th में आप आ चुके हैं। मैंने बहुत सारे बच्चों ने मुझे एक अपील की कि सर आप इंग्लिश के साथ साथ अपनी मातृभाषा हिंदी में भी क्लासेस को शुरू करिए। तो उनकी इस विशेष डिमांड को ध्यान में रखते हुए आज से आपके होम सर आप लोगों के लिए आपकी मातृभाषा हिंदी में गणित को लेके आए। आशा करता हूँ जैसा प्यार आप लोगों ने मुझे पहले दिया है उससे ज्यादा प्यार आप लोग मुझे आगे देंगे। तो इसी के साथ हम लोग आज क्लास 10th पहले चैप्टर वास्तविक संख्याओं का शुभारंभ करते हैं और आगे बढ़ते चलते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं वास्तविक संख्या रियल नंबर। आपने जब आप क्लास 9 पढ़ रहे थे तो जो आपका पहला चैप्टर था वो क्या था? संख्या पद्धति। मैं हिंदी में इसको लेकर आया हूँ तो मैं कोशिश करूंगा कि आपसे हिंदी में ही इंटरेक्ट करूँ, बातचीत करूँ। ठीक है, तो वास्तविक संख्या है रियल नंबर, ये आपका पहला अध्याय है। तो उससे पहले इस अध्याय को पढ़ने के पहले हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? संख्या पद्धति के बारे में बात करेंगे। संख्या पद्धति आपने कहाँ पढ़ी? तो क्लास 9 का पहला चैप्टर क्या था आपका? संख्या पद्धति। तो इन वास्तविक संख्याओं को शुरू करने के पहले हम लोग ध्यान देते हैं संख्याएं किस प्रकार की होती हैं, कैसी कैसी होती हैं और उनके क्या क्या नियम हैं, क्योंकि इन संख्याओं से अक्सर एमसीक्यू में 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। पहली संख्या जो आपकी है वो है प्राकृतिक संख्या, इसको हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। आपको जानते ही होंगे कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। वो सभी संख्याएं जिनका हम इस्तेमाल किसके लिए करते हैं? गणना के लिए, गिनती के लिए, या फिर किसी को क्रम में लगाने के लिए। ठीक है, जब लोग गणना और गिनती में जिनका उपयोग करते हैं उन सभी संख्याओं को हम लोग प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। और वो होती क्या है? तो वो होती है 1, 2, 3, 4, आगे बढ़ती जाती है। और ये कहाँ तक जाएंगे प्राकृतिक संख्याएं? तो ये चली जाएंगी कहाँ तक? अनंत तक। कहाँ तक चली जाएंगी? अनंत तक। तो जो संख्याएं 1, 2, 3, 4 से शुरू होती हैं उनको हम कहाँ तक लेके चले जाते हैं? ये अनंत तक लेके चले जाते हैं और इन्हीं संख्याओं को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यदि आपसे कोई पूछे कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है तो आप क्या कहेंगे? ऐसी सभी संख्याएं जिनका इस्तेमाल हम गणना या क्रम में किसी चीज को लगाने के लिए करते हैं। जैसे आप मान लीजिए कोई चीज आपको ढूंढनी है तो आप क्या कहेंगे? कि यही नहीं बोलेंगे कि एक चीज है, दो है, तीन है, चार। सब किसी को आपने सुना तो नहीं होगा वो कहेगा कि -1 है, -2 है, -3 है। आपके पास आपके हाथों में 5 कलमें हैं तो आप क्या कहेंगे कि ये 1, 2, 3, 4, 5 5 कलम मेरे हाथों में है। ऐसा तो नहीं कहेंगे ना कि -1, -2, -3 कलम मेरे हाथों में है या 0 कलम मेरे हाथों में है। इस तरह का उपयोग हम नहीं करते हैं। तो ऐसी संख्या जिनका उपयोग हम क्रम लगाने या फिर गणना करने में करते हैं, इन सभी संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। और ये कहाँ तक जाती हैं? तो ये इनकी सीमा अपरिमित है, ये अनंत तक जाती है। ठीक है, अनंत का क्या अभिप्राय? जैसे आप बोलेंगे सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या जो है वो 1 करोड़ है, तो आपके मित्र ने आपके साथ उत्तर दिया भाई उसमें +1 कर दें तो अगला नंबर भी तो हमें प्राप्त हो जाएगा। तो आप कितनी बड़ी प्राकृतिक संख्या सोच लीजिए, उससे अगली संख्या सिर्फ उसमें +1 करते ही आ जाएगी। इसीलिए इन संख्याओं को कहाँ तक कहते हैं? ये संख्या अनंत तक जाती है। कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है। इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए, अगर फिर भी हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। इन सभी चीज़ों का नोट्स मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा, इसीलिए आप इसके लिए बिल्कुल चिंतित ना हो। चलिए आइए देखते हैं। अगली जो संख्या है वो है पूर्ण संख्या। क्या है? पूर्ण संख्या। जब इन प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत हम कहाँ से करते हैं? जीरो से। कहाँ से करते हैं? जीरो से। 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे हम आगे बढ़ते हैं और ये भी कहाँ तक चले जाएंगे? अनंत तक चले जाएंगे। इन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। तो मतलब यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है तो आप कहेंगे शून्य है, क्योंकि शून्य से ही पूर्ण संख्याओं की शुरुआत होती है। इसके साथ एक और जो ट्रिकी क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो है कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या है? सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या है? तो आपका सीधा सा जवाब होगा जी हाँ, बिल्कुल सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत 1, 2, 3, 4 से होती है और पूर्ण संख्याएं 0 से होती है और 0 के बाद तो 1, 2, 3, 4 आता ही है। ठीक है, तो सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। लेकिन लेकिन क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती हैं? आप ध्यान सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। सभी पूर्ण संख्या
प्राकृत संख्याएं होती हैं? तो आप कहेंगे नहीं, बिल्कुल ही नहीं ऐसा होता। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्याओं की शुरुआत शून्य से होती है, 0 से होती है, जबकि प्राकृत संख्याएं 1 से आती हैं। तो सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती हैं, लेकिन सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। आशा करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। चलिए, अगली संख्या जो है वो है पूर्णांक। पूर्णांक जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? इंटीजर्स। क्या कहते हैं? इंटीजर्स। पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक जो है वो सभी ऋणात्मक संख्याएं, सभी ऋणात्मक संख्याएं मतलब माइनस, सभी ऋणात्मक संख्या, उसके साथ में शून्य लगा दीजिए, और सभी धनात्मक, सभी धनात्मक संख्या। इन सभी संख्याओं को आप एक बास्केट में बंद कर दें, उस बास्केट को हम लोग पूर्णांक कहेंगे। मतलब पूर्णांक के अंदर सभी ऋणात्मक संख्या, मतलब माइनस से शुरू करते हुए पीछे की तरफ आप अनंत तक चले जाइए, फिर शून्य, और फिर सही प्राकृत संख्या, या फिर एक दूसरे स्टार्ट करते हुए आप अनंत तक चले जाइए, वो सभी के सभी किसके अंदर आते हैं? तो पूर्णांक के अंदर आते हैं। तो पूर्णांक में हर प्रकार की संख्याएं आ जाती हैं, जो कि ऋणात्मक भी हो, शून्य भी हो और धनात्मक भी हो। तो आपको समझ आया होगा। पूर्णांक आप समझ गए। सम संख्या आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सम संख्या क्या होती है? वही संख्या है जो दो से विभाज्य हो जाती हैं। जो संख्याएं दो से विभाज्य हो जाती हैं, जो संख्याएं दो से पूर्णतः विभाज्य हो जाए, पूर्णतः विभाज्य हो जाए, ऐसी सभी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। मतलब किसी संख्या को आप दो से विभाजित करिए और रिजल्ट जो आपका शेषफल हो शून्य आए, तो संख्या क्या कहलाएगी? तो संख्या सम संख्या कहलाएगी। जानने का सबसे आसान तरीका होता है कि उसके प्रथम स्थान पे वंश डिजिट पे 0, 2, 4, 6, 8 आता हो। तो सभी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। जिनके वंश पे जो है क्या आता हो? 0 आता हो, 2 आता हो, 4 आता हो, 6 आता हो, 8 आता हो। सभी संख्याएं सम संख्याएं होती हैं। सामान्य सा नियम है, दो से विभाज्य, जिनका जो भी संख्याएं दो से विभाज्य हो जाएं, उन सभी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। और इसी का विलोम हो जाता है क्या? विषम संख्याएं। विषम संख्या क्या है? वो सभी संख्याएं जो दो से विभाज्य न हो, जो दो से विभाज्य न हो, उन सभी संख्याओं को हम लोग विषम संख्याएं कहते हैं। जो संख्याएं दो से विभाज्य न हो, जो संख्याएं दो से विभाज्य न हो, मतलब कुछ ना कुछ शेषफल बच ही जाए, सभी संख्याओं को हम लोग विषम संख्या कहते हैं। इनको पहचानने का तरीका क्या हो जाएगा कि उनकी वंश डिजिट इकाई पे क्या आता हो? 1 आता हो, 3 आता हो, 5 आता हो, 7 आता हो और 9 आता हो। तो सभी संख्याओं को हम लोग क्या बोलेंगे? विषम संख्या, जिनकी इकाई पे 1, 3, 5, 7 और 9 आता हो। अब जो तीसरे नंबर की संख्या है वो है अभाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। अभाज्य संख्याएं ऐसी सभी संख्याएं जिनका गुणनखंड सिर्फ और सिर्फ दो संख्या हो। वो दो संख्या क्या हो? वो संख्या खुद और वन, वो संख्या खुद और वन, ऐसी सभी संख्याओं को हम लोग अभाज्य संख्याएं कहते हैं, जो किसी से विभाजित ही नहीं होती है। जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 30। इन सभी संख्याओं पर ध्यान दीजिए। क्या है ये? कोई जितनी संख्याएं मैंने यहाँ पे लिखी हैं या इसके इनके बाद भी आने वाली संख्याएं, इनमें से कोई भी संख्या किसी भी संख्या के टेबल में आती है सिर्फ खुद की टेबल और वन की टेबल को छोड़ के, खुद की टेबल और वन की टेबल को छोड़ के बाकी किसी की पहाड़े में संख्या आती है या किसी से भी संख्या विभाजित हो सकती है? तो आप कहेंगे कि बिल्कुल नहीं हो सकती। 3 जो है सिर्फ और सिर्फ 3 से और 1 से विभाजित होता है। उसी तरह 11 भी जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1 से और 11 से विभाजित होता है। ऐसी सभी संख्याएं जिनका गुणनखंड सिर्फ और सिर्फ वो स्वयं में और वन हो, ऐसी सभी संख्याओं को अभाज्य संख्याएं कहते हैं। सभी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं। अब आपसे यहाँ एक
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, कितनी अभाज्य संख्याएं हैं जो कि सम हो, ऐसी कितनी अभाज्य संख्याएं हैं जो कि क्या हो, सम हो। तो ऐसी सिर्फ और सिर्फ एक अभाज्य संख्या है जो कि सम है, और वो है 2। वो है 2। तो 2 एक ऐसी संख्या है जो कि अभाज्य है और सम है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। और उसके बाद है अगली संख्या क्या है, भाज्य संख्या। अगली संख्या क्या है, भाज्य संख्या, जिसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर, जो कि इसके ही अपोजिट होती है। ऐसी सभी संख्याएं जिनका गुणनखंड 2 से ज्यादा हो, जिनका गुणनखंड 2 से ज्यादा हो, जैसे कि 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया, ऐसे ही आगे ये सभी संख्याएं जो हैं इनका गुणनखंड 2 से ज्यादा है। जैसे कि 4 के बारे में ही बात कर लीजिए, तो 4 जो है वो 1 की टेबल में आती है, 2 के टेबल में आती है, और साथ ही साथ 4 की टेबल में आती है। 2 से अधिक गुणनखंड इसके हमें प्राप्त हो गए, तो ये संख्या क्या हो गई, भाज्य संख्या हो गई। कंपोजिट नंबर हो गया। अभाज्य संख्याएं वो हैं जो किसी से विभाजित नहीं होती हैं। आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ 2 शुरू कर दिया, 3 शुरू कर दिया, 4 शुरू कर दिया, 5 शुरू कर दिया, एक के बारे में तो मैंने जिक्र ही नहीं किया। एक क्या है, एक जो है वो न ही भाज्य है और न ही अभाज्य है। ये ध्यान रखेंगे, वन जो है, वन एक जो है न ही भाज्य है, न ही भाज्य है, और न ही अभाज्य, और न ही अभाज्य। समझ में आ रहा होगा आप लोग को। एक क्या है, वो न ही भाज्य है और न ही अभाज्य है। अब हम बात करते हैं अगली संख्या की, जो है सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, तो ऐसी संख्याओं का जोड़ा, ऐसी संख्याओं का जोड़ा जो एक साथ किसी के भी टेबल में ना आए। देखिए, जैसे कि 4 और 9, 4 और 9 संख्या है, 4 और 9। ये 4 और 9 क्या किसी की भी टेबल में एक साथ आती है, या कोई ऐसा नंबर है जो कि इन दोनों ही संख्याओं को एक साथ विभाजित कर दे, मतलब किसी एक नंबर से दोनों संख्याएं विभाजित हो जाए। ठीक है, ऐसा कोई नंबर है, या इनका मौसा एक के अलावा कुछ और है? बिल्कुल नहीं है। ऐसी सभी संख्याओं को हम लोग बोलते हैं सहअभाज्य संख्या। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि लगातार आने वाली कोई भी दो संख्याएं आपस में सहअभाज्य होती हैं, मतलब 12 13, 18 19, 20 21, 22 23, सभी संख्याएं जो है वो क्या है, सहअभाज्य। ठीक है, अच्छा, सहअभाज्य संख्या में जरूरी नहीं कि एक संख्या उसमें से भाज्य हो या अभाज्य हो, वो दोनों ही संख्याएं भाज्य हो सकती हैं, दोनों ही संख्याएं अभाज्य हो सकती है। जैसे यहाँ मैंने 4 और 9 का एग्जाम्पल दिया, उसी तरह से आप यहाँ पे 2 और 3 ले सकते हैं, उसी तरह आप यहाँ पे 5 और 11 ले सकते हैं, उसी तरह आप यहाँ पे 5 और 12 ले सकते हैं। ये सभी संख्याएं क्या है, सभी संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं। आशा करता हूँ समझ आया होगा। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। ये आपकी पहले के जो चैप्टर्स हैं उनके बारे में आपको रिवाइज करा रहा हूँ, क्योंकि इन संख्याओं से अधिकतर क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है। चलते हैं अब अगली संख्या की तरफ। अगली संख्या जो है वो है परिमेय संख्या। अगली संख्या क्या है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या कहलाती है, ऐसी सभी संख्याएं जिनको p बटा q के रूप में हम लिख सकते हैं। जिनको क्या कर सकते हैं हम लोग, p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, और q जो हो वो 0 के बराबर ना हो। ऐसी सभी संख्याएं जिनको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं और q 0 के बराबर ना हो, इन सभी संख्याओं को हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या। इन सभी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। ठीक है, अच्छा, जीरो क्या है, जीरो भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 बटा 1 हम लिख सकते हैं। और परिमेय संख्याओं का जो डिफिनेशन है वो क्या कहलाता है, तो क्या कहता है कि p बटा q के रूप में लिखा जा सके, और q जो है वो 0 नहीं हो। p के संदर्भ में कुछ भी नहीं कहा गया, तो हम कह सकते हैं कि 0 बटा 1, 2 बटा 3, 4 बटा 8, 5 बटा 6 सभी संख्याएं जो है वो परिमेय संख्या है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। ठीक, समझ ना आया तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अगली जो संख्या है वो है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्याओं का ही विलोम, परिमेय संख्याओं का ही विलोम। क्या हो जाएंगे अपरिमेय संख्याएं, ऐसी सभी संख्याएं जिनको p बटा q के रूप में न लिखा जा सके, जिनको हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जहाँ पे q इक्वल टू 0 हो, इसको क्या करते हैं, नहीं लिख सकते। ऐसी सभी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। जैसे कि √2, √5, इन सभी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। समझ में आ गया होगा।
परिमेय संख्या जिनको p बटा q के रूप में लिखा जा सके, अपरिमेय संख्या जिनको p बटा q के रूप में न लिखा जा सके। ऐसे परिमेय अपरिमेय आपको क्लियर होगी। जल्दी लेकर आ रहा हूँ क्योंकि आपको पढ़ा हुआ चैप्टर है, फिर भी आपको समझ आ रहा होगा, मेरी ऐसी आशा और अपेक्षा है। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या होती क्या है? ऐसी सभी संख्याएं जिनका कुछ वास्तविक मान हो, जिनका कुछ वास्तविक मान हो, उसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों ही संख्याएं आती हैं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? जिसमें परिमेय संख्या, परिमेय व अपरिमेय दोनों ही संख्याएं होती हैं। दोनों ही संख्याएं होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, मैथ से डरना नहीं होता, मैथ से डरना बिल्कुल ही नहीं होता। कुछ लोगों को मैंने सुना था कि कहते थे कि मेरी आत्मा तुझे सताएगी, ये फुल फॉर्म होता है। ये ऐसा कुछ नहीं होता है, मेरी आत्मा तुझे नहीं सताएगी ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि मैं आया हूँ तुझे सिखाने, जिंदगी कुछ राज बताने और जिंदगी को आसान करने। तो मैथ ये, मैं आया हूँ तुझे सिखाने, मैथ आपको कुछ सिखाने आया है। जिस बच्चे का मैथ अच्छा होता है उसको सभी सब्जेक्टों में अच्छे नंबर आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? जिस तरह से गाड़ी में इंजन ऑयल है, इंजन ऑयल दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता, लेकिन इंजन ऑयल यदि आपकी गाड़ी में न पड़ा रहे तो आपकी गाड़ी का इंजन सीज हो जाता है। उसी तरह से आपके ब्रेन को बूस्ट करने के लिए मैथ्स का प्रयोग किया जाता है, और मैथ ही आपका ब्रेन का इंजन ऑयल है जो आपके ब्रेन को बहुत तेजी से चलाता है। ठीक है, आपने देखा होगा ना कि आपकी पढ़ाई कहाँ शुरू हुई? तो आपकी पढ़ाई पीजी से शुरू हुई। पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं, प्ले ग्रुप से। लेकिन जो भी आपके मार्कशीट जो आपको मिलेगी, जिसका उपयोग आप अपने भविष्य में करेंगे, वो 10th की मार्कशीट होगी। 10th की मार्कशीट के पहले की किसी भी मार्कशीट का कोई भी वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो जो आपकी 10th की मार्कशीट है यही आपके लिए सब कुछ डिसाइड करेगी कि आप कहाँ पे जाएंगे, किस तरह से नंबर आपने प्राप्त किए हैं। आप 9 तक फेल्योर रहें और 10th में टॉपर हो जाए तो आप टॉपर ही कहलाएंगे जीवन पर्यंत। लेकिन यदि आप 9 तक टॉपर रहें और 10th में फेल्योर हो जाएं तो आप जीवन पर्यंत फेल्योर ही कहलाएंगे। इसलिए आशा करता हूँ आप लोग पढ़ाई को ध्यान देंगे। मैथ बहुत ही आसान है, मैं आपको आसान और करने की कोशिश करूंगा और आपकी समझ को और विकसित करूंगा। अगली जो संख्या है वो है अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या में तो परिमेय और अपरिमेय दोनों ही संख्याएं आएंगी। जिनका कुछ वास्तविक मान होता है वैसी संख्याओं को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। लेकिन ऐसी संख्याएं जिनका कुछ वास्तविक मान ही ना हो, जो ना हो, ना ही परिमेय में आए और ना ही अपरिमेय में आए, ऐसी सभी संख्याओं को हम बोलते हैं अवास्तविक संख्याएं। अवास्तविक संख्याएं, जैसे कि आप देखिए एक संख्या में लिख रहा हूँ 3.10, 1 100, 1 4 0, और ये आगे ऐसे ही बढ़ती जाएगी। ऐसी सभी संख्याएं जिनका कोई भी मान ना हो, इस संख्या कोई भी मान नहीं है, इसी संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं? अनरियल नंबर, अवास्तविक संख्याएं। तो आपको ये इंट्रोडक्शन कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, और इनके नोट्स की आप चिंता मत करिए, मैं ये नोट्स टेलीग्राम चैनल पर आपको भेज दूंगा, जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। तो हम कल से शुरू करेंगे इसके एक्सरसाइजेस को। और एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जो जिन बच्चों ने 2023-24 की छपी हुई एनसीईआरटी कम लोगों के पास होगी, ली होगी, तो उसमें कुछ चैप्टरों को रैशनलाइज कर दिया गया, लेकिन यूपी बोर्ड ने कहा है कि वो सभी 100% अपने सिलेबस को लेगा, और इसमें पुरानी एनसीईआरटी जो है, जो 2022 तक छपी है, उसके सारे ही चैप्टर सारे एक्सरसाइजेस आएंगे। तो हम लोग इस क्लास के अंदर सारी चैप्टर सारी एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि हमारा जो टारगेटेड ऑडियंस है लोग ही तो हो, वो यूपी बोर्ड से भी है, बिहार बोर्ड से भी है, राजस्थान बोर्ड से भी है। हरियाणा वाले कहाँ पीछे रहेंगे, वो भी हमारे साथ हैं। ठीक है, तो हम लोग मिलकर आगे बढ़ते हैं और और जो मेहनत करेगा सफलता उसको निश्चित ही प्राप्त होगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में अपनी इस चैप्टर की सीरीज के साथ। धन्यवाद।